हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगला सेशन, जिसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे बच्चों। पहले बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या चीज़। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बात करने से पहले हम लोग बात कर लें कि भाई सेंट्रल डॉगमा क्या है। सेंट्रल डॉगमा हम लोग पढ़ चुके थे, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें हम लोग कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। सेंट्रल डॉगमा बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बताया जाता है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या चीज है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन कोड करके अपने अंदर में रखता है। और यह इंफॉर्मेशन आगे तक कैसे पास होता है, इसका एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले डीएनए से बनता क्या चीज है, आरएनए बनता है। यानी यह मैसेज जो है डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है और आरएनए से बनता है, आरएनए के माध्यम से बनता है प्रोटीन। बच्चों इस डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। हो गई ना बात। तो कैसे जवाब होगा, कॉपीइंग ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ genetic information from one strand of the DNA to the RNA is called as the transcription। हमने क्या बताया भाई, कॉपीइंग ऑफ डीएनए, कॉपीइंग ऑफ डीएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड टू आरएनए। ये वन स्ट्रैंड क्यों बता दिए भाई, ये वन स्ट्रैंड लिखने का क्या मतलब है, सीधा कह देते कि कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। ये कॉपीइंग ऑफ डीएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड टू आरएनए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका थीम क्या है, इसको भी बात आपको समझ में आ जाएगी कि डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। डीएनए के बच्चे स्ट्रैंड कितने हैं, दो हैं। जैसे आपको ये बात कर लिया जाए, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, एक को हम लोग कर लें 3' टू 5' और दूसरे को कह लेंगे हम लोग 5' टू 3'। बच्चे ये 3' टू 5' वाला, 3' टू 5 वाले स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड है 5' टू 3' वाला, इसको हम लोग कोडिंग या सेंस स्टैंड कह सकते हैं। होता क्या चीज है, इसके और बेसिस भी बना दिया जाए तो मान लिया जाए कि ये है GATC, ऐसे कुछ बना दिया जाए, GATC ऐसे होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होगा भाई, जी, जी से क्या चीज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जी का, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जी का क्या होगा, सी, सी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जी का सी होगा, ए का टी और टी का ये ए, सी का जी, यानी कि सी ए, सी टी ए जी सी, इस तरह डबल स्टैंड। तो बच्चों ध्यान दिया जाए कि इसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। इसी की मैसेज को कॉपी की जाती है, कॉपीइंग ऑफ डीएनए। इसी यही टेम्पलेट स्टैंड के मैसेजेस को कॉपी की जाती है और तब बन जाता है आरएनए या आरएनए कहेंगे कॉपी। तो क्या बनता है, आरएनए बनता है। देखिए इससे रिलेटेड जो है ना सवाल आपसे पूछा जाता है। क्या सवाल दिया जाता है, कई सारे इस तरह के सीक्वेंस में सवाल कई तरह से पूछा जाए। जैसे पहला चीज 3' to 5' डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि उसका ट्रांसक्राइब होने वाला आरएनए का सीक्वेंस कैसा होगा, आरएनए का सीक्वेंस कैसा होगा। तो बच्चों इससे अगर ट्रांसक्राइब होता है, एक नया स्ट्रैंड बनेगा, तो कैसा बनेगा, सी, ये हुआ एक आरएनए का नया स्ट्रैंड। अब देखिए आपको बताया जाए कि इसका सीक्वेंस और 5' 3' का सीक्वेंस, ये भी इसका 5' होगा और ये होगा इसका एंड जो होगा 3' होगा। तो इसके 5' 3' का सीक्वेंस जो होगा ना, ये डीएनए के दूसरा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जैसा ही है। इसलिए बच्चे इसको कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, इसी को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड या इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जबकि ये किसी को कोड नहीं करता है। ये बहुत ही बड़ा हास्यास्पद है कि जिसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा गया है वो किसी को कोड ही नहीं करता है। कोड कौन करता है, ये टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड को। मतलब क्या चीज हुआ कि इसी की कॉपिंग होगी, इसी की कॉपी हो करके आरएनए स्ट्रैंड बनता है। तो सवाल पहला हुआ क्या चीज कि 3' 5' का सीक्वेंस दे दिया जाएगा, आपको उसका आरएनए बताना है। या आपको यह भी दिया जा सकता है कि 5' to 3' जो है का सीक्वेंस दे दिया जाएगा, उससे आरएनए बनाना है। तो उसमें अगर 5' to 3' दे दिया, अगर आपको उसका आरएनए सीक्वेंस बताना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जहां पर टी है वहां पर आपको क्या कर देना है, टी को रिप्लेस करके यू कर देना, बाकी सब कॉपी कर लीजिए आप। देखिए सी है, सी, टी के जगह पर केवल यू है, ए के जगह पर ए, जी के जगह पर जी, सी के जगह पर सी, टी के जगह जहां केवल टी है उसी को क्या करना है, यू से रिप्लेस कर देना है। एकदम बिल्कुल उसी के जैसा ये स्ट्रैंड होता है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में दिया जाता है। अब बात हो रही है हमारी, जैसे हम लोग चर्चा पर हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फिर से हम लोग बात कर लें कि कॉपीइंग ऑफ डीएनए यानी कि कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या चीज है, कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड, फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड, copying of genetic information from one of the strand into RNA is called क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। हो गया क्लियर बच्चों? फिर से कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड इज टू आरएनए इज कॉल्ड
क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से डेफिनेशन भी हुआ, सवाल भी हो गया ये। अब अगर एक और सवाल आता है कि सपोज कर लिया जाए कि दोनों स्ट्रैंड ही कॉपी कर ले, अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो तो क्या होगा? इफ बोथ द स्ट्रैंड टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन व्हाट वुड हैपन? तो क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, दो तरह के एमआरएनए बनेंगे, दो तरह के एमआरएनए बनेंगे अलग अलग सीक्वेंस के, और दो तरह के एमआरएनए बनेंगे तो प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन क्या होगा उनका? दो अलग अलग प्रोटीन में होगा। अब बताइए, दो एक ही काम के लिए, देखिए एक चीज बात आपको किया जाए कि एक जीन कैसे काम करता है। एक जीन काम करता है, उसके क्या प्रोसेस है, उससे पहले आपको बता दिया जाए कि एक घर का हेड जो होता है वह काम कैसे करता है, या एक ऑफिस का हेड क्या काम करता है। वह अपनी कोई भी सूचना अपने से नीचे वाले व्यक्ति को पास कर देता है और उसको कहता है, डायरेक्ट कहता है कि ये काम आप करा लीजिए, ये काम आप करा लीजिए। ठीक, अगर वह दो आदमी को कहेगा तो हो सकता है वो दोनों अलग अलग मैनिपुलेट करें और दोनों काम में क्या होगा? कियोस होगा। सेम वैसा ही चीज है। अब एक चीज आपको बता दिया जाए, वही होगा बात कि अगर एक कोई काम होगा, काम कौन करता है? प्रोटीन काम करता है। मतलब प्रोटीन अलग अलग आपके बॉडी में जो है तरह के प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, और इन्हीं हार्मोन्स और एंजाइम्स की एक्शन के द्वारा आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या की जाती है? कंट्रोल की जाती है, और वो अधिकतर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों, कोई भी जीन अपना एक्शन इन प्रोटीन्स के माध्यम से करता है, लेकिन पहले वह कैसे बनाएगा? डायरेक्ट डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता है। वह डीएनए अपने कोडेड मैसेज को कि किस तरह का प्रोटीन बनाना है, उसको वह ट्रांसफर करता है आरएनए को, और आरएनए जो है अब प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यही बात समझना है कि अगर दोनों स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब कर जाए तो दो एमआरएनए बनेंगे, दो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे, और वह दोनों अलग अलग तरीके से काम करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी शरीर में कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर सकती है। पहला नंबर। दूसरा चीज कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन जो हुआ एक साथ हुआ, मान लिया जाए कि ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्राइब करते हैं, तो दोनों एमआरएनए एक दूसरे के क्या होंगे? कंप्लीमेंट्री होंगे, और कंप्लीमेंट्री होने से क्या होगा? दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे के से क्या हो जाएंगे? कंबाइन कर जाएंगे, कि डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे, और डबल स्ट्रैंडेड बन जाने के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो दो स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि अगर दोनों ये ट्रांसक्राइब करते हैं, अगर ये एक दूसरे से पेयर्ड नहीं होते हैं, एक दूसरे से पेयर्ड नहीं होते हैं, तो दो अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। दोनों प्रोटीन क्या करेंगे? एक बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर सकते हैं। दूसरा चीज कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पेयर्ड हो जाएंगे, और फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रुक जाएगी। तो दोनों प्रोसेस ही जो होगा हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए केवल हमारा बॉडी जो होता है, हमारी नेचर जो है, हमारे सिस्टम जो है, बहुत ही सोच समझ करके बच्चे बनाया गया है। एक स्ट्रैंड यानी कि केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड अर्थात एंटीसेंस स्ट्रैंड की कॉपिंग होती है, और उससे बनता है आरएनए, और आरएनए के स्ट्रैंड पर ही बच्चे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये रही बात हमारी। अब हम लोग बात करें कि भाई ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट्स क्या हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या क्या हो सकता है वो आप ध्यान से देखें। ये है डीएनए। डीएनए का
जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसके दो स्ट्रैंड, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। किसी भी एक जीन को कंप्लीट काम करने के लिए उसमें कई छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। यही अंतर है एक जीन में और कुछ और यूनिट्स में, इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। वो क्या है, एक को हम लोग कहते हैं प्रोमोटर, यानी कि एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए कम से कम 3 यूनिट्स जो है डीएनए में जरूरी है। प्रोमोटर, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं बच्चे। प्रोमोटर का क्या काम है? प्रोमोटर जो होता है ये डीएनए का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। और ये दूसरी बात ये भी बताता है कि कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है। कैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है? तो एक एंजाइम होता है, एक ही एंजाइम बच्चे यहां पर एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, वो यहां पर इससे बाइंड होता है। इससे बाइंड होता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। कहां? प्रोमोटर से। और प्रोमोटर से जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। अगला पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को जो कैसे होना चाहिए, ये होने चाहिए एक्टिवेटेड। हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उनको फर्दर जो है ऐड करते जाएगा और एक लंबा सा जो है आरएनए का चेन बन जाता है। ये तब तक आगे बढ़ते जाएगा जब तक कि इस पर टर्मिनेटर्स के सीक्वेंसेस न मिल जाए। जैसे ही टर्मिनेटर्स आगे आ जाते हैं वह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है रुक जाता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों की ट्रांसक्रिप्शन में कम से कम 3 यूनिट्स हैं। ये जनरल बातें की जा रही है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब हम लोग स्ट्रक्चरल जीन की बात करें कि स्ट्रक्चरल जीन बच्चे 2 तरह का होता है। एक मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है और दूसरे को हम लोग पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। एक को क्या हमने कहा, मोनोसिस्ट्रॉनिक, और दूसरे को कहा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी सिस्ट्रॉन। अब देखिए एक ऐसा यूनिट जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण करता है, यानी कि द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ द डीएनए, यूनिट ऑफ द या सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए कहें, सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए which are responsible for formation of या synthesis of a polypeptide chain is called as the cistron। उसको हम लोग कहते हैं सिस्ट्रॉन। तब आप क्या कहिएगा कि तब जीन क्या है? जी हां, जीन को कहना चाहिए हमें कि यूनिट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हमें कहना चाहिए। एग्जैक्ट इसको डिफाइन करना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहेंगे, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कर सकते हैं। कहां पर? लोकेटेड ऑन डीएनए। अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस लोकेटेड ऑन डीएनए। और सिस्ट्रॉन क्या कह सकते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए synthesized
अब पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, आपके बात दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई जीन भी तो वही करता है। नहीं, थोड़ा सा देख करके बात करिए। ये प्रोमोटर, एक जीन, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ये कंप्लीट यूनिट हो गया, ए कंप्लीट यूनिट ऑन द डीएनए that is responsible for inheritance of characteristics। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, जिसमें कई एक सारे यूनिट है। ये प्रोमोटर, ये आरएनए नहीं बना, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बना रहा है। ये टर्मिनेटर पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बना रहा है। बना कौन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा ही पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण किया जा रहा है। तो बच्चे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल जीन दो तरह के हो सकते हैं। एक को हमने कहा क्या चीज, मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करे, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, मोनोसिस्ट्रॉनिक। और ये पाया जाता है यूकैरियोट्स में। इसको स्प्लिट जीन भी कहते हैं। स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन का मतलब ये पूरा जीन जो होता है एक्सॉन और इंट्रॉन से क्या होता है, ये इंटरवेंड होता है। यानी कि देखिए आपको दिखाया गया है कि एक्सॉन्स हैं, फिर इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है, फिर एक्सॉन्स है, ऐसे ही इंट्रॉन्स। एक्सॉन इंट्रॉन्स जो है बीच बीच में इंटरफियर करते रहेंगे एक दूसरे को। यानी कि इंटरफेयर करने वाला कौन है, यहां पर इंट्रॉन है। ये इंट्रॉन बाद में ये प्रोसेसिंग, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन में ये एक अनप्रोसेस्ड कहा जाए कि जो चेन होगा उसमें कुछ एक्सॉन रहेंगे और कुछ इंट्रॉन रहेंगे। यानी कि ऐसे कुछ सेगमेंट होंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे, उनमें एक्सॉन भी होगा और इंट्रॉन भी होगा। हमने कहा ना ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा बच्चों, लेकिन उस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, कचड़ा रहता है, साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। जब वह प्रोसेसिंग हो जाता है तो उस इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है, उस इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है और सारे एक्सॉन्स जो हैं एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक पूरा एक्टिव आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। या ये कहा जाए कि जी हां, तो ये कहें, इसीलिए लिखा गया है कि एक्सॉन्स अपीयर इन प्रोसेस्ड एमआरएनए एंड इंट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक, तो ये कहे गए क्या चीज, स्प्लिट जीन या मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक बच्चे ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। पॉली का मतलब क्या चीज, मेनी, और सिस्ट्रॉन्स मतलब इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन निर्माण करने के मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करने की इनकी कैपेसिटी होती है। अर्थात ये देखिए, ये स्प्लिटेड नहीं होंगे इस तरह के एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। इनमें एक्सॉन इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। जीन 1, जीन 2, जीन 3 ऐसे जो है जितने पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने हैं उतने जीन्स यहां पर मौजूद रहेंगे। यानी स्ट्रक्चरल जीन, उतने स्ट्रक्चरल जीन जो है यहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये रहा मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। अब रह गई बात टर्मिनेटर की। टर्मिनेटर बच्चों क्या होता है कि जैसे ही ये स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन आगे होता हुआ जाएगा, ये टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा। टर्मिनेटर के पास अगर पहुंचता है तो वहां पर बच्चे ये ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन जो है स्टॉप कर दिया जाता है और पूरा आरएनए फ्री हो जाता है
फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कैसा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है। ये हम लोगों ने जनरल बातें की है। अब हम लोग थोड़ा सा विशेष तौर से बात करते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स में कैसे होंगे और यूकैरियोट्स में करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर। हम लोग बात कर लें ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, वो क्या होता है भाई। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा। ये प्रोमोटर रीजन हो गया, इस रीजन में क्या चीज है, ये प्रोमोटर रीजन हो गया। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया। देखिए ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक इनिशिएशन फैक्टर, या इसको हम लोग सिग्मा फैक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर से कंबाइंड हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं और तब कहा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो पहला फिगर हम लोगों ने बताया था कि प्रोमोटर रीजन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जब वहां ज्वाइन करेगा तो वहां सिग्मा फैक्टर जो होगा, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर उस आरएनए पॉलीमरेज से ज्वाइन होता है और स्टार्ट करता है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस, पहला प्रोसेस को हम लोग बच्चे इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन, पहले प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस जो होता है इलोंगेशन, दूसरा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, हमने कहा था कि एक्टिवेटेड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का फर्दर जो है यहाँ एडिशन होने लगेगा और ये नए नए वहां पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जुड़ते जाएंगे और एक बड़ा सा ये आरएनए का चेन बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इलोंगेशन करते हैं। जब इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है तो यह सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से रिलीज हो जाता है और ये आगे बढ़ते जाएगा। अब वह कहां तक बढ़ेगा, जहां तक उसको टर्मिनेटर नहीं मिल जाता है। जैसे ही टर्मिनेटर मिलेगा, टर्मिनेटर रीजन पर एक दूसरा फैक्टर जो होता है, इसको हम लोग रो फैक्टर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो फैक्टर कहते हैं या टर्मिनेटर फैक्टर भी कहते हैं। रो फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज से कंबाइंड हो जाता है और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर कंबाइंड हो जाता है, कहां पर, टर्मिनेटर रीजन में, तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो है फर्दर स्टॉप हो जाता है और जो भी बना हुआ है आरएनए का स्ट्रैंड वह वहां से रिलीज हो जाता है। तो यही आपका प्रोसेस है बच्चे, क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ये यूकैरियोट्स में क्या होगा। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज पाते हैं, तो वो कैसे होता है इस पर बात ध्यान देते हैं। क्यों हम लोग बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कैसा होता है, तो सबसे पहले तो बात कर लेंगे हम लोग कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वह न्यूक्लियस में होता है। वो कहां होगा, न्यूक्लियस में। ये प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता नहीं है, इसलिए वह कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी होता है। ये ऐसे जगहों पर ट्रांसक्रिप्शन होगा। एक चीज और एडिशनल क्या चीज है कि यहां पर 3 तरह के पॉलीमरेज का पार्टिसिपेशन होता है, 3 तरह के। देखिए, एक है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा पॉलीमरेज है जो कि एचएनआरएनए कहा जाता है, यानी कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए इसको कहते हैं। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है, यानी इसी से बनता है क्या चीज, एमआरएनए बनता है।
और तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि टीआरएनए। 5T का मतलब ट्रांसफर आरएनए, 5S आरएनए, 5S आपने राइबोसोम्स में पढ़ा होगा, S फॉर सेडबर्ग यूनिट, तो वही ये राइबोसोमल ये आरएनए है जिसमें किस तरह का S तैयार करता है ये, यानी कि 5S राइबोसोमल आरएनए। और एक है एसएन आरएनए। एसएन आरएनए का मतलब क्या होता है, यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहेंगे। तो बच्चों ये 3 तरह के एडिशनल जो है आपको यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारा काम कंप्लीट कर देता था। ये एक चीज आपको एडिशनल है, बाकी सारा प्रोसेस सही रहेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 काम करेगा तो आप देखेंगे क्या चीज इसमें कि इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, अगर सपोज कर लीजिए कि हम लोग रेड वाले को अगर हम लोग इंट्रॉन्स कहते हैं, रेड वाले को इंट्रॉन्स कहते हैं और ब्लैक वाले को एक्सॉन्स कह लें, तो इस तरह से जो आरएनए मिलता है, यानी कि वह रॉ आरएनए मिलता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्राइब किया गया, तो इसको हम लोग कहते हैं HNRNA। यह इनएक्टिव होता है बच्चों, इनएक्टिव होता है, तो इसको एक्टिव कैसे बनाया जाएगा, यानी कि इसकी एक्टिवेशन कैसी होगी, अर्थात HNRNA एक्टिवेट कैसे होगा, तो इसका अगला तरीका है। इसमें होता क्या चीज है कि इसको इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इस प्रोसेस को हम लोग आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं, यानी इंट्रॉन्स को निकाल करके एक्सॉन्स को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और तब ये सारे एक्सॉन्स मिल करके एक कंप्लीट mRNA का निर्माण करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं। ठीक, तो इसके प्रोसेस में क्या चीज आपको मिलेगा कि जो सबसे पहले जो है, यानी कि टर्मिनल एंड ऑफ HNRNA की कैपिंग कराई जाती है। वो कैपिंग क्या चीज है, मेथियोलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि MGPPP। हमने क्या बताया, मेथियोलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी कैपिंग कराई जाती है। कैपिंग कराने से क्या होता है, ध्यान देंगे कि इसके कैपिंग कराने से ये जो न्यूक्लिएजेज, इस रीजन पर जो न्यूक्लिएजेज होते हैं उनके डिग्रेडेशन से बच जाता है, वो इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है। अगर हम लोग इसकी कैपिंग करा देंगे क्या चीज से, एम गुआनोसिन ट्रिपल पी यानी फॉस्फेट से, तो इसकी क्या होगी, न्यूक्लिएजेस एंजाइम्स जो होंगे वो इनकी, क्योंकि आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, HNRNA, उनका डिग्रेडेशन हो सकता है। ये अजीब तरह का है ना, हमारा बॉडी जो है ना सेल्फ और नॉन सेल्फ जानना बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो उसको तुरंत डिग्रेड कर देंगे। तो डिग्रेडेशन से बचने के लिए इसकी हमारी सिस्टम क्या करती है कि इसकी कैपिंग करा देती है। और जो टर्मिनल एंड, ये 5' एंड पर, ये कौन सा एंड है बच्चे, ये 5' पर, ये 5' एंड, ये 5' एंड, ये 3' एंड, 5' एंड 3' एंड, 5' एंड 3' एंड, और 3' एंड पर पॉली ए टेल यानी एडिनिलेटेड रेसिड्यूज का टेलिंग करा दिया जाता है, यानी 3' एंड पर पॉली ए का टेलिंग करा दिया जाता है, उस पर ऐड कर दिया जाता है।
जिससे यह टर्मिनल पोजीशन यानी कि थर्ड एंड जो है, थ्री एंड जो है, डैश जो है एंड, वह भी न्यूक्लियस के एक्शन से बच सके। यहां पर पॉली ए टेल का टेलिंग कराया जाता है, जिससे ये भी यह रीजन यानी कि थर्ड एंड या ये कहा कि थ्री डैश एंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए पॉली ए टेल की एडिशन कराई जाती है। और तब उसके बाद क्या होता है, जब ये दोनों तरह से कैपिंग और टेलिंग हो जाता है बच्चे, तब फिर बीच में ये आपको देखने को मिलेगा ये स्प्लिश होने लगते हैं, यानी कि एक्सॉन्स क्या होने लगे, एक्सॉन्स स्प्लिश होने लगे यानी बाहर निकलने लगे, ये राउंड अप होने लगते हैं और राउंड अप होकर के ये निकल जाते हैं और सारे एक्सॉन्स जो हैं ज्वाइंट हो जाते हैं और एक एक्टिव mRNA का सिंथेसिस कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चे एक यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। अब यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में एक और आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा कि जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसी वक्त ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसी के बेस पर, उसी आरएनए के बेस पर जो है, टेम्पलेट पर ट्रांसलेशन शुरू भी हो जाता है। लेकिन ये चीज यूकैरियोट्स में नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जब तक एचएनआरएनए का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक उसकी स्प्लिशिंग नहीं होगी, और स्प्लिशिंग नहीं होगी तब तक एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है किसी तरह का ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो बस आज इतना ही हम लोग बात करेंगे बच्चों, अगले दिन के लिए और बातें करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।